हेलो एवरीवन डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू एवरीवन ऑन आवर चैनल सुधाकर सर क्लासेस। ठीक है, दिस इज विपिन हियर। तो थंबनेल देख के आप लोग जान ही गए होंगे कि इस पर्टिकुलर वीडियो में हम क्या कवर करने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने आपको सबको बताया था कि आप लोगों को इस पर्टिकुलर चैनल पर रेगुलर बेसिस पे क्लास 10 एसएसटी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे और हमने पावर शेयरिंग चैप्टर को वेल तरीके से कवर कर लिया है। और अगर आपने अभी तक पावर शेयरिंग नहीं देखा, पावर शेयरिंग के वीडियोस को नहीं कवर किया, उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को नहीं देखा, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे सारे वीडियोस के लिंक प्रोवाइड किए गए हैं। पावर शेयरिंग के 5 पार्ट बने हैं, 4 पार्ट में हम लोग ने चैप्टर कवर किया है और जो 5th पार्ट है उसमें हमने उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे हैं बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो प्लीज़ आप लोग जाके उसे देखिए। और उसके बाद आज हम लोग जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, ये क्लास 10th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। और ये चैप्टर आप कह सकते हैं कि मोस्ट डिमांडेड और मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर रहता है हमेशा सभी स्टूडेंट्स के लिए। उनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है, वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं कर पाते हैं कि सर ये चैप्टर कब स्टार्ट होता है, कब खत्म होता है, क्या इसमें कहा जा रहा है। बस रटी रटाई चीज़ों से वो किसी तरीके से इस चैप्टर को कवर करते हैं। तो मैं आप लोग से कह रहा हूँ कि अगर आप लोग इस वीडियो में बने हैं मेरे साथ, लास्ट तक कवर रहेंगे, तो रटी रटाई चीज़ों पे आप बिलीव नहीं करेंगे, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा आपके इस वर्ल्ड हिस्ट्री का। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये चैप्टर हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हिस्ट्री का जो ये फर्स्ट चैप्टर है आपका, ये क्या चैप्टर का नाम देखिए। ठीक है, चैप्टर का नाम ही आप लोग सबसे पहले देखिए। द नेम ऑफ द चैप्टर इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप कॉन्टिनेंट में किसी एक पर्टिकुलर चीज का क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। यूरोप कॉन्टिनेंट में कोई एक चीज क्या हो रही है, राइज हो रही है, और वो क्या है, वो है नेशनलिज्म। ठीक। अब यूरोप कॉन्टिनेंट में अगर नेशनलिज्म राइज हो रहा है तो इसके पीछे क्या रीजन था, और जो ये टर्म था नेशनलिज्म का, ये आया कहाँ से। तो ये चीज हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। ठीक है, इसकी डिफिनेशन क्या। तो चलिए देखिए क्या दिया गया है। नेशनलिज्म इज एन आइडियोलॉजी। नेशनलिज्म क्या है, एक आइडियोलॉजी है। दैट अ पर्सन नेशन इज सुपीरियर टू ऑल अदर। ठीक है, ये एक ऐसी विचारधारा होती है जिसमें हम अपने नेशन को सबसे सुपीरियर मानते हैं। जो भी अदर थिंग्स होती हैं, उन अदर थिंग्स के कंपैरिजन में हम अपने नेशन को सबसे सुपीरियर मानते हैं। मतलब आप कह सकते हो कि ऑलवेज प्रायोरिटाइज, मतलब सबसे पहली प्राथमिकता या सबसे पहली जो प्रायोरिटी होती है वो अपने नेशन को देते हैं, उसके बाद किसी और चीज को। तो जब भी आपके दिमाग में कोई ऐसा ख्यालात है या कोई ऐसा आइडिया है जिसमें आप अपने नेशन को सबसे पहले रखते हैं, तो वो आइडिया आपका क्या कहलाएगा, नेशनलिज्म। ठीक। अब यहाँ पे आगे देखिए आप लोग, आगे कुछ और चीज बता रहा है। ठीक। सेकंड क्या कह रहा है, in other word we can say that nationalism is an ideology and movement that promotes the interest of a particular nation, especially with the aim of gaining and maintaining the nation's sovereignty over its homeland। वही बात हो गई जो अभी मैंने बताया कि अपने देश में भाईचारा बना के रखना और देश को सबसे पहली प्रायोरिटी देना। ठीक है, ऑलवेज प्रायोरिटाइज फर्स्ट अवर नेशन। ओके, तो आई होप आप लोगों को नेशनलिज्म का मतलब समझ में आ गया हो। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ नेशनलिज्म क्या है। नेशनलिज्म एक ऐसा आइडिया होता है जिसमें हम अपने नेशन को सबसे पहले प्रायोरिटाइज देते हैं, मतलब देश सबसे पहले, उसके बाद फिर कोई अदर चीज़ है। ठीक। तो जब भी आपके देश में ऐसा, आपके दिमाग में कोई ऐसा आइडिया हो जिसमें आप अपने कंट्री को सबसे पहले रखते हैं, तो ये जो आइडिया है वही आपका क्या कहलाता है, नेशनलिज्म। ठीक। अब आगे देखते हैं नेशनलिज्म के बारे में। ठीक। मैं पहले आपको इस टर्म के बारे में ही बताऊंगा, इस टर्म से क्लियर सारी चीजें हम कवर करेंगे, आफ्टर देन हम चलेंगे आगे की चीजों पे। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ये सेकंड पैराग्राफ है इस पे फोकस करिएगा। द पर्शियन स्कॉलर, एक पर्शियन स्कॉलर थे, उनका क्या नाम था, इनका नाम था जोहान गॉटफ्रेड हर्डन। इसलिए मैंने इनको क्या कर दिया, इस पर्टिकुलर चीज को मैंने बोल्ड कर दिया, ताकि आप जब नोट्स प्रिपेयर करें, और नोट्स प्रिपेयर करने का किसी को कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जब ये चैप्टर हम पूरा कवर कर लेंगे तो आप लोगों को यही जो ये बनाया गया पीडीएफ, आप इसको ले सकते हैं। ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में हम अपना टेलीग्राम चैनल दे देंगे और टेलीग्राम चैनल के लिंक से आप पर्टिकुलर इस चैप्टर के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना। तो किसी को ज़्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, पीडीएफ की नोट्स यहाँ पे बनी हुई है ऑलरेडी, आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है ना। अब यहाँ देखिए कह रहा है कि द पर्शियन स्कॉलर जोहान गॉटफ्रेड हर्डर originated the term in 1772 in his book treatise of the origin of the language। देखो ये जो जोहान गॉटफ्रेड हर्डर थे, इन्होंने किताब लिखी थी 1772 में, treatise on the origin of language, और इसी किताब में इन्होंने सबसे पहले नेशनलिज्म टर्म को क्या किया था, नेशनलिज्म टर्म का सबसे पहले जिक्र इन्होंने किया था, कब, 1772 में। ठीक। तो आप लोगों को अब ये भी क्लियर होगा कि ये टर्म आया कहाँ से था और इस टर्म को ओरिजिनेट किस पर्सन ने किया था, उनका नाम क्या है, जोहान गॉटफ्रेड हर्डर। ओके, तो अब चलिए देखते हैं इसमें और आगे। अब एक लिटिल डिफरेंस देख लेते हैं। कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म में क्या डिफरेंस है, दोनों एक जैसे ही लगते हैं लेकिन दोनों में काफी डिफरेंस है, एक छोटा सा कॉमन सा डिफरेंस है। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे फोकस करिए आप लोग। अब देखिए क्या कह रहा है, अ पेट्रियट लव हिज कंट्री एंड इज प्राउड ऑफ इट फॉर व्हाट इज डज
when whereas a nationalist love his country and it is proud to be his country no matter what is this। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा डिफरेंस बता रहा है। एक पेट्रियट क्या होता है, एक पेट्रियट क्या होता है, लव हिज कंट्री एंड इज प्राउड ऑफ इट व्हाट इट डज। ठीक है, वो हमेशा अपने कंट्री को लव करता है और वो हमेशा इस चीज पे प्राउड करता है कि मैंने अपने कंट्री के लिए क्या किया है। लेकिन जो एक नेशनलिस्ट होता है वो क्या करता है, नेशनलिस्ट क्या कहता है, नेशनलिस्ट कहता है लव हिज कंट्री एंड इज प्राउड ऑफ हिज कंट्री नो मैटर व्हाट इज दस। उसने क्या किया है उसके लिए ये मैटर नहीं करता है, उसने क्या किया है या उसका देश कैसा है ये उसके लिए मैटर नहीं करता है, लेकिन वो हमेशा अपने कंट्री से लव करता है। ये होता है नेशनलिस्ट। जो नेशनलिस्ट पर्सन होते हैं वो अपने कंट्री से लव करते हैं, वो उनके लिए ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि उन्होंने अपने देश के लिए क्या किया है या उनका देश कैसा है, वो हमेशा अपने देश से लव करते हैं। ये होता है नेशनलिस्ट। और पेट्रियाटिस्ट कौन होते हैं, पेट्रियाट्स आपके वो पर्सन होते हैं जो कंट्री पे प्राउड करते हैं कि मैंने अपने देश के लिए ये किया है या मेरा देश ऐसा है। ठीक, तो ये एक लिटिल सा डिफरेंस है दोनों के बीच में। और आपको एक चीज बता दें कि जो पेट्रियाट्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो थोड़ा सा एग्रेसिव होता है नेचर में, और जो नेशनलिस्ट होते हैं वो पैसिव होते हैं। ठीक ना, पैसिव सिटीजन्स होते हैं, और पेट्रियाट्स जो होते हैं वो एक्टिव सिटीजन्स होते हैं, थोड़ा सा अग्रेसिव होते हैं, और जो नेशनलिस्ट होते हैं वो पैसिव होते हैं। ठीक, क्योंकि नेशनलिस्ट जो होता है ना वो ये कहता है कि मेरा देश ऐसा है, मेरा देश वैसा है, मैंने अपने कंट्री के लिए ये चीजें की हैं, ये वो। ठीक, लेकिन जो नेशनलिस्ट होता है उसके लिए ये मैटर करता ही नहीं कि उसका देश कैसा है या उसने देश के लिए क्या किया है, बस वो अपने कंट्री को हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी देता है। ठीक, तो एक लिटिल डिफरेंस था आपके नेशनलिज्म और पेट्रियाटिज्म के बीच में। अब हम लोग आगे चलते हैं और भी चीजें देखते हैं। अब देखिए यहां से आपका मेन पॉइंट अब शुरू हो रहा है। ठीक, मैंने आपसे क्या बताया था, हमने नेशनलिज्म तो देख लिया। अब ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग पूरे के पूरे यूरोप में, या ये जो नेशनलिज्म का आइडिया था पूरे के पूरे यूरोप में अगर ये क्रिएट हुआ नेशनलिज्म का आइडिया, तो इसके क्रिएट होने के पीछे रीजन क्या था और ये कहाँ से क्रिएट हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेशनलिज्म का जो ये नेशनलिज्म जो एक टर्म था ये पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में आया कहाँ से, तो पूरे यूरोप कॉन्टिनेंट में नेशनलिज्म टर्म जो आया वो फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया था। कहाँ से आया था, फ्रेंच रिवोल्यूशन से। ठीक, और क्यों आया था, आया था इसलिए क्योंकि सभी चाहते थे कि जो ये मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम है, जो ये मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम है, मतलब कि जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया जाए और एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन किया जाए, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ नेशन को फॉर्म किया जाए। ठीक, तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने साफ साफ लिखा हुआ, आप देख सकते हैं, द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज स्प्रेड इन यूरोप बिकॉज ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही जो नेशनलिज्म का आइडिया था पूरे यूरोप में आपके स्प्रेड हुआ, बहुत तेजी से फैला। एंड टू डिमोलिश द मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम एंड स्टैब्लिश अ नेशन स्टेट। और क्यों आया था, मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को डिमोलिश करने के लिए और नेशन स्टेट को स्टैब्लिश करने के लिए। तो आई होप आप लोगों के दिमाग में ये चीजें क्लियर हो गई हूँ कि जो ये नेशनलिज्म टर्म है ये है क्या एक्चुअली, और ये आया कहाँ से और क्यों आया। तो नेशनलिज्म टर्म पूरे के पूरे यूरोप में आया था कहाँ से, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। ठीक, और उसके बाद दूसरी चीज आप ये कह सकते हैं कि ये आइडिया लोगों के माइंड में इसलिए आया था क्योंकि सभी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से या मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम से, और सब चाहते थे कि सोसाइटी को इस तरीके से बेस्ड किया जाए जहां पे सभी लोग इक्वल हों, सोसाइटी में किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी ना हो, सभी लोग क्या हो, इक्वल हो। तो इसीलिए सभी के लोग क्या चाहते थे, एक नेशन स्टेट फॉर्म करना चाहते थे। ठीक, तो आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई हूँ। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। अब देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जब भाई आइडिया फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया है, नेशनलिज्म का आइडिया पूरे यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया, तो थोड़ा बहुत हमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में पता होना भी चाहिए। और हमने 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा भी था फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में, लेकिन थोड़ा हम यहाँ भी देख लेते हैं। ठीक है, आप सबको पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्ट कब हुआ, 5 मई 1789, और ये चला कब तक, 9 नवंबर 1799, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पे अटैक किया और डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश कर दिया। तो उसके बाद फिर वहां पे डिक्टेटरशिप आ गई थी। कहाँ पे डिक्टेटरशिप आ गई थी, फ्रांस में। कब, डायरेक्टरी रूल के कोलैप्स हो जाने के बाद। और कोलैप्स किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट ने। ठीक है ना, तो ये चीजें यहाँ पे मैंने आपको बता दी। और एक चीज आपको और बता दें, फ्रेंच रिवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिवोल्यूशन। फ्रेंच रिवोल्यूशन को हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिवोल्यूशन भी कहते हैं, इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। फ्रेंच रिवोल्यूशन इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिवोल्यूशन। अब ऐसा क्यों है कि फ्रेंच रिवोल्यूशन को हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिवोल्यूशन कहते हैं, तो अभी मैंने आपको जस्ट बताया कि ये मतलब एक ऐसा रिवोल्यूशन था जिसने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया था मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम के अगेंस्ट। याद रखिएगा, ये एक ऐसा रिवोल्यूशन था जिसने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया था मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम के अगेंस्ट, कि हमें मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को डिमोलिश करना चाहिए और एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन करना चाहिए। ठीक, ये आप लोगों को, इसीलिए फ्रेंच रिवोल्यूशन को हिस्टोरिकल लैंडमार्क रिवोल्यूशन कहते हैं। और आप ये भी कह सकते हो कि इस टाइम के पहले कभी भी इतना बड़ा रिवोल्यूशन नहीं हुआ था जो पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर कर सके। पूरे वर्ल्ड को फ्रेंच रिवोल्यूशन ने इंस्पायर किया था।
कि वी आप कह सकते हैं कि वी डिमोलिश द मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम एंड एस्टैब्लिश अ नेशन स्टेट, इस पर्टिकुलर चीज के लिए। तो आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई हो। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब देखिए ये आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा भी है साफ साफ एकदम, दिस रिवोल्यूशन स्टार्टेड अगेंस्ट द डायनेस्टिक सिस्टम बाय कॉमन पीपल एंड द चेंज विच टुक प्लेस बिटवीन 1789 टू 1799 चेंजेस चेंज द माइंडसेट ऑफ ऑल दोस पीपल हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डायनेस्टिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आप लोग याद रखिएगा। 1789 से 1799 के बीच में फ्रांस में जो चेंजेस हुए, उन चेंजेस ने पूरे यूरोपियंस के माइंडसेट को चेंज कर दिया कि जब फ्रांस में ये चीजें हो सकती हैं, फ्रांस के लोग ऐसा कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। अगर फ्रांस के लोग मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिमोलिश करके एक नेशन स्टेट बना सकते हैं, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, स्टैब्लिश कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। इन्हीं चेंजेस ने, ये जो 10 साल चेंजेस हुए फ्रांस में, इन्हीं चेंजेस ने पूरे यूरोपियन के माइंडसेट को बदला कि हमें भी मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को खत्म करना चाहिए और हमें भी फॉर्म करना चाहिए एक नेशन स्टेट। क्या फॉर्म करना चाहिए, एक नेशन स्टेट, या कह सकते हो एक ऐसा स्टेट फॉर्म करना चाहिए जहां पे सभी पीपल्स के पास इक्वल राइट्स हो, कोई भी इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। आप लोगों ने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में देखा रहा होगा कि सोसाइटी किस तरीके से इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन पे बेस्ड थी। क्लर्जी, नोबेल्टी एंड कॉमन पीपल, प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन भी अनइवन था और टैक्सेस केवल कॉमन पीपल्स पे कर सकते थे। तो ऐसी ही चीजें पूरे के पूरे यूरोप में हर जगह पर थी। जितने भी मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम थे, सभी जगह पे ऐसी ही प्रॉब्लम्स थी। ठीक, तो देखिए भाई आगे चलते हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही हो। कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन पे मेंशन जरूर करिएगा। जो भी डाउट्स होगा उस पर सेपरेट वीडियो बना के आपके उस डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए ये सारी चीजें तो आपको पता चल गई, ठीक, कि नेशनलिज्म का जो आइडिया था वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से आया, और इसके बाद क्यों आया था, इसलिए आया था क्योंकि सभी चाहते थे कि मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को उड़ा दिया जाए, फोड़ दिया जाए, ठीक है ना, मतलब डिमोलिश कर दिया जाए और एक नेशन स्टेट स्टैब्लिश किया जाए, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टैब्लिश किया जाए, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे आप लोग आगे देखिए। अब इसके बाद बात यहाँ पे ये बनती है, थोड़ा सा टाइम लाइन हम देख लें पहले फ्रांस का, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। तो आप सबको पता है कि फ्रांस में जो राजा था उसका क्या नाम था, उसका नाम था लुइस 16 और बर्बन डायनेस्टी से बिलोंग करता था। वो सब तो रटी रटाई चीजें सबके दिमाग बैठी रहती हैं। फ्रांस में रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ 1789 में। तब वहां पे कैसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, तब वहां पे मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, ठीक। इसके बाद 1791 में मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट खत्म हो गई और वहां पे स्टैब्लिश हो गया क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ठीक। तब वहां पे स्टैब्लिश हो गया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। और उसके बाद 1793 में डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कह सकते हो डेमोक्रेसी वहां पे आ गई थी। लेकिन उस समय जानते हो जब वहां पे डेमोक्रेसी आई थी तो लोगों को नहीं पता था कि डेमोक्रेसी का एक्चुअल मीन क्या होता है। भाई वो पुरानी बात है, इतनी ओल्ड टाइम की बात है। डेमोक्रेसी तो थी लेकिन एब्सोल्यूट नहीं थी, ठीक है। डेमोक्रेसी में लोगों को यही समझ में आता था कि सभी इक्वल हो, कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो वगैरह वगैरह, लेकिन एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी क्या थी ये किसी को नहीं क्लियर था। वो एक टाइम के बाद धीरे धीरे जैसे टाइम चेंजेस होते गए, ट्रांसफॉर्मेशन होता गया, तो डेमोक्रेसी की सही जो मीनिंग थी वो निकल के, उसका आउटकम्स निकल के सोसाइटी में आया, ठीक। तो यहाँ पे देखिए 1793 में डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई। 1793 और 1794 में जो ये टाइम पीरियड था एक साल का, उसको रेगन ऑफ टेरर भी बोला गया, ठीक। क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेरी था वो क्या बना था, वो उस मतलब वो गवर्नमेंट में आया था, पावर में आया था, और पावर में आने के बाद वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से भी ज्यादा घातक साबित हुआ। वो उन सभी पर्सन्स को मरवा दे रहा था, किल कर दे रहा था जो उनके अगेंस्ट बोलते थे, ठीक है। तो इसके बाद क्या हुआ, 1795 में फिर यहाँ पे डायरेक्टरी रूल स्टैब्लिश हुई, और डायरेक्टरी रूल में पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया गया 5 लोगों के बीच में, ताकि कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज न कर सके, जैसा देखा गया था मैक्सिमिलियन रॉबिस्पेरी के टाइम पे। अब इसके बाद 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट ने डायरेक्टरी रूल को खत्म किया और क्या स्टैब्लिश कर दिया था, स्टैब्लिश कर दिया था डिक्टेटरशिप। थोड़ा देखिएगा ये सब बजे में, स्टैब्लिश कर दिया था डिक्टेटरशिप, ओके। क्योंकि आप सबको पता है कि डायरेक्टरी रूल में 5 पर्सन थे जिनके बीच में पावर्स को इक्वली डिवाइड किया गया था, और पांचों के पांचों बहुत ज्यादा करप्ट पीपल थे, मनी मेकिंग में लगे होते थे। तो इसी का फायदा उठा के नेपोलियन बोनापार्ट ने 1799 पे वहां पे डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश किया था। तो ये चीजें मैं बहुत वेल डिटेल तरीके से कवर करूंगा कि नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर तो पूरा एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगा, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट को मैं बहुत पसंद भी करता हूँ, पसंद करने लायक वो पर्सन था भी। किस तरीके से उसने अपने लाइफ में स्ट्रगल किया और इस ऊंचाई तक वो पहुंचा, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाकर मैं आपको जरूर दूंगा, ठीक है ना। तो आप लोग उसको लेकर बिल्कुल ना परेशान होइएगा। कहा जाता है कि वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वार जनरल इन अवर नेशन, या सॉरी नॉट इन अवर नेशन, इन अवर वर्ल्ड,
हमारे पूरे विश्व का सबसे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वार जनरल की उपाधि दी गई थी किसको? नेपोलियन बोनापार्ट को। जो टैक्टिक्स वो यूज करता था बैटल्स में, ठीक है, पूरे के पूरे इतिहास में आज तक वो प्लानिंग, वो टैक्टिक्स नहीं देखी गई है। तो उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा नेपोलियन बोनापार्ट के ऊपर। आई होप आप लोग को ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का टाइम लाइनर था मैंने क्लियर कर दिया। अब ये टाइम लाइनर क्लियर करने के पीछे मेरा जो मेन पर्पस था वो क्या था? इस टाइम लाइनर को क्लियर करने के पीछे जो मेन पर्पस था वो ये था कि 1789 में तो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी और 1791 में आ गई कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। ये पॉसिबल कैसे हुआ? कैसे पॉसिबल हुआ राजा को हराकर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को स्टैब्लिश करना? मतलब मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोलिश करके कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को स्टैब्लिश करना एक बहुत बड़ा, कह सकते हो कि टफ टास्क है। ऐसा कैसे हो गया? तो ये हुआ कैसे, इसी चीज पर हम अब इस टॉपिक पे देखेंगे। जो ये टॉपिक हम करने जा रहे हैं उसमें हम यही देखेंगे कि फ्रांस में 1789 में जो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी, वहां पर 1791 में कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की कैसे स्टैब्लिश हुई। ठीक है, ऐसा क्या किया फ्रांस के पीपल ने कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिमोलिश करके वो लोग इजिली कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश कर गए। ठीक, और इन्हीं सारे चेंजेस ने पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया था कि हमें भी मल्टी डायनेस्टी सिस्टम को खत्म करना है और एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा नेशन बनाना जहां पे सभी के पास क्या हो, इक्वल पावर्स हो, इक्वल राइट्स हो, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटीज सोसाइटी में ना हो। ठीक है ना, तो चलिए आगे देखते हैं। समझते चलिएगा सभी लोग। चैप्टर को आपके दिमाग में ऐसे भरेंगे जैसे लड्डू। ठीक, अब आगे देखिएगा आप लोग। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिएगा। देखिए क्या कह रहा है, स्टेप टेकन बाय फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। कह रहा है कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरी पर्संस ने ऐसे कौन कौन से मेजर्स किए सोसाइटी में जिसने सारे लोगों के बीच में, सारे फ्रेंच पीपल्स के बीच में एक यूनिटी का सेंस क्रिएट किया। किसका सेंस क्रिएट किया? एक यूनिटी का सेंस क्रिएट किया। बहुत ध्यान सुनना, वो कौन कौन से ऐसे स्टेप्स लिए थे फ्रेंच रिवोल्यूशनरी पर्संस ने, जिस पूरे के पूरे क्या कहते हैं आपके जो स्टेप्स लिए थे, वो ऐसा कौन कौन सा स्टेप्स थे जिसने पूरे के पूरे फ्रांस पीपल्स के बीच में एक यूनिटी का सेंस क्रिएट किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें, आपका जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर भी यही है जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं। और आपको बता दें, बोर्ड एग्जामिनेशन में एज इट इज बहुत बार ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि मतलब वो कौन से ऐसे स्टेप्स है जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी पर्संस ने क्रिएट किए थे ताकि पूरे फ्रेंच पीपल्स के बीच में एक यूनिटी का सेंस क्रिएट हो सके। ठीक, तो ये दिमाग में बैठा लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और एक चीज बता दें, जब तक यूनिटी का सेंस क्रिएट ना होता फ्रेंच पीपल्स के बीच में, क्या वो मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफीट कर सकते थे? आप जरा खुद से सोचिए कि आपको किसी एक बहुत बड़ी शक्ति को खत्म करना है, उसको हराना है, और आपके बीच में यूनिटी ही नहीं है, तो क्या आप उसको डिफीट कर पाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। अगर आपको किसी एक बहुत बड़ी पावर को डिफीट करना है तो आपके बीच में यूनिटी का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप यूनाइट होंगे तभी आप उसको डिफीट कर पाएंगे, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो कुछ ऐसे स्टेप्स लिए थे फ्रेंच रिवोल्यूशनरी पर्संस ने जिसने पूरे फ्रांस के पीपल्स के बीच में एक यूनिटी का सेंस क्रिएट किया था। तो सबसे पहले हम लोग अब ये देख लें कि फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज किसे कहते हैं, हु वर नोन एज फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज। ठीक, तो देखिए, ऑल दोस पर्संस हु आर पार्टिसिपेट इन एनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी कंसिडर्ड एज रिवोल्यूशनरीज। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो किसी भी रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट लिया है उसी को हम बोलते हैं रिवोल्यूशनरीज। अभी इस चैप्टर में आपको बहुत सारे फेमस रिवोल्यूशनरी पर्संस के नाम भी देखेंगे, कैमल डी कावा और उसके बाद गुसेफी गरबाल्डी, गुसेफी मजीनी, सब अभी हम लोग देखेंगे। ठीक, तो ये आप लोग याद रखिएगा। आपसे पूछेगा कोई रिवोल्यूशनरी पर्संस क्या है, तो आप लोग बता दें रिवोल्यूशनरी पर्संस एक लिबरल माइंडसेट का पर्सन होता है जो क्या कहते हैं सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहता है। रिवोल्यूशन में पार्टिसिपेट करके सोसाइटी में चेंजेस लाना चाहता है, आप ये भी कह सकते हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं आगे। अब आगे आप लोग देखिएगा, क्योंकि अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका आ गया। अब यहाँ देखिएगा आप लोग, एक पॉइंट को अच्छे से हम लोग कवर करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज टुक मैनी इंपॉर्टेंट स्टेप टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल विच वर। कौन कौन से थे भाई, कौन कौन से ऐसे उन लोगों ने स्टेप्स लिए थे जिसने पूरे फ्रेंच पीपल के बीच में फ्रेंच पीपल के बीच में एक यूनिटी का सेंस क्रिएट किया था। तो आप लोग देखिए, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है, देखते चलिएगा आप लोग। सबसे पहला पॉइंट है, आइडिया ऑफ ला पैट्री एंड ली सिटीजन एम्पैसिव्स द नेशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉयिंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले उन्होंने एक ला पैट्री और ली सिटीजन का, ला पैट्री और ली सिटीजन के आइडिया को क्रिएट किया। ला पैट्री का मतलब क्या, फादरलैंड। जैसे हम लोग अपने देश को, अपनी देश को क्या कहते हैं, भारत माता, वैसे वो लोग अपने देश को भारत क्या बोलते थे, भारत माता हम लोग बोलते हैं। तो वो लोग अपने देश को पिता की उपाधि देते थे, माता की उपाधि नहीं। ठीक, इसके बाद
ये देश हमारा क्या है, ये देश हमारा पिता है और इस देश के हम नागरिक हैं, और इस देश में एक ही संविधान होना चाहिए, एक ही कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में सारे लोग आए और सभी लोग इक्वल राइट्स को एंजॉय करें। ये सबसे पहला किया। और ये चीजें हुई कब थी, मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान सुनना। जब राजा लुईस 16 ने एक न्यू टैक्स इंट्रोड्यूस करने की बात कही, और उसने क्या कहते हैं, जो जनरल स्टेट था वहां पे जब उसने असेंबली रखी थी, सारे के सारे स्टेट से सारे के सारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे इकट्ठा हुए थे, और जब वहां पे जो भी कॉमन पीपल्स थे वो राजा की बात को डिनाइड करके बाहर निकल गए थे, और टेनिस कोर्ट में उन लोगों ने एक ऑथ लिया था, उसी ऑथ के बाद उन लोगों ने ये सारे के सारे स्टेप्स लिए थे, और इन स्टेप्स ने पूरे के पूरे फ्रेंच पीपल्स के अंदर एक यूनिटी का सेंस क्रिएट किया, और इसी यूनिटी के सेंस के ही बदौलत उन लोगों ने मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिफीट किया और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को स्टैब्लिश किया। ठीक, तो देखिए पहला पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, अ न्यू फ्रेंच फ्लैग अ ट्राई कलर रिप्लेस द रॉयल स्टैंडर्ड। एक नया फ्लैग उन लोगों ने बनाया ट्राई कलर का, और उस फ्लैग ने राजा के फ्लैग को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, मतलब राजा के फ्लैग को हटा दिया गया और एक नया ट्राई कलर का फ्लैग बना दिया गया। अब आप लोगों के लिए होमवर्क ये है कि बताइए वो ट्राई कलर कौन कौन से थे, मुझे तो पता ही है, लेकिन आप लोग बताइए कि वो ट्राई कलर कौन कौन से थे, ठीक है ना। अब आगे देखिए, अब इसके बाद आप लोग थर्ड देखिए, थर्ड पॉइंट। ठीक, थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, द स्टेट जनरल वाज रीनेम्ड नेशनल असेंबली। स्टेट जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया, स्टेट जनरल का नाम बदल के कर दिया गया नेशनल असेंबली, एंड वाज इलेक्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ एक्टिव मेंबर। और ये नेशनल असेंबली अब इलेक्ट होगी किसके द्वारा, ग्रुप ऑफ एक्टिव मेंबर, एक्टिव सिटीजन्स के द्वारा ये नेशनल असेंबली इलेक्ट होगी। अब एक्टिव मेंबर्स कौन होते थे, इनको एक्टिव मेंबर्स कहा जाता था। तो कोई भी ऐसा पर्सन जिसकी एज 25, ओनली मेन, वुमेन्स नहीं, सॉरी वुमेन्स नहीं आती थी इसमें, वुमेन्स नहीं आती थी, केवल मेंस आते थे, और उनकी एज 25 के अबव होनी चाहिए, 25 के अबव उनकी एज होनी चाहिए, और उनके प्रॉपर्टीज वगैरह भी हो और वो टैक्सेस वगैरह भी पे करें, तो वो सब आपके एक्टिव मेंबर्स में आते थे। ठीक, तो चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, न्यू हेम्स ऑथ्स एंड मासिव कमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन। ठीक है, ये देखो नए नए मतलब कह सकते हो कि बनाए गए वो नहीं होते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे बनाया गया था वंदे मातरम वगैरह, वैसे वहाँ पे नए संगीत वगैरह बनाए गए, कस्में खाई गई, और जो लोग मरे थे, जिन्होंने बलिदान दिया था देश के लिए, उनको याद किया गया। ठीक, ये सारी चीजें वहाँ पे की गई, इन द नेम ऑफ द नेशन, राष्ट्र के नाम पर ये सारी चीजें की गई, जिन्होंने बलिदान दिया था उनको याद किया गया, नए पोएम सॉन्ग्स बनाए गए और कस्में खाई गई। ठीक, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, ए सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेड यूनिफॉर्म लॉ फॉर द इंटायर नेशन। एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया गया और पूरे कंट्री के लिए एक यूनिफॉर्म लॉ ला दिया गया। यूनिफॉर्म लॉ का मतलब होता है कि सारे के सारे देश के लिए जो कानून होगा वो एक जैसा होगा। अब यहाँ पे कोई क्लर्जी, नोबेल्टी और कॉमन पीपल नहीं होगा, जो भी कानून होगा पूरे देश के लिए एक जैसा होगा। और एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी उन्होंने क्या किया, एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी अडॉप्ट किया। ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, डिस्करेजिंग रीजनल डायलेक्ट्स एंड प्रमोटिंग फ्रेंच एज अ कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। ठीक है, कह सकते हो कि जगह जगह पे छोटे छोटे रीजन्स होता है, अलग अलग जगहों पे जो अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, उसको पूरी तरीके से क्या कर दिया गया, डिस्करेज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, और ये कह दिया गया कि फ्रेंच अब सभी की कॉमन लैंग्वेज होगी और फ्रेंच ही लैंग्वेज हम सभी बोलेंगे। ठीक, तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो फ्रेंच रिवोल्यूशनरी पर्सन्स ने क्या किए थे, फ्रेंच रिवोल्यूशनरी पर्सन ने सोसाइटी में इंट्रोड्यूस किया था, ताकि सारे फ्रेंच पीपल्स के बीच में एक यूनिटी का सेंस क्रिएट हो सके। क्योंकि जब तक यूनिटी का सेंस क्रिएट नहीं होगा, मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिमोलिश करना पॉसिबल नहीं था। तो इन सारे स्टेप्स के थ्रू पूरे फ्रेंच पीपल्स के अंदर एक यूनिटी का सेंस आया, और उन्होंने क्या किया कि मोनार्की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को एस्टैब्लिश कर दिया। और यही वो चेंजेस थे जिसने पूरे यूरोप के साथ साथ पूरे वर्ल्ड को इंस्पायर किया कि हमें भी मल्टी डायनेस्टिक सिस्टम को खत्म करके एक नेशन स्टेट या एक ऐसा पर्टिकुलर स्टेट स्टैब्लिश करना चाहिए जहां पे सबके पास इक्वल राइट्स वगैरह हों। तो आई होप इस लेक्चर में जितना मैंने आपको बताया वो चीजें आपके दिमाग में बैठ गई हो। ठीक है, और इसके आगे की जो चीजें हैं इसके आगे की जो भी चीजें हैं हम लोग वो नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था, और आई होप आप लोगों को सारी की सारी चीजें बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो कि चैप्टर शुरू कैसे हुआ, कैसे चल रही हैं चीजें, सारी चीजें हम लोग क्या कहते हैं एक टाइमलाइनर बेसिस पे कवर करते चलेंगे। जैसा मैं आपको एक बता दूं, हमने स्टोरी कहां से शुरू की, फ्रेंच रेवोल्यूशन देखा 1789, और इसके बाद 1799 में वहां पे क्या स्टैब्लिश हो गया था, डिक्टेटरशिप। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने जब फ्रांस में डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश किया, तो उसके बाद आगे यूरोप में क्या हुआ, उसके बाद आगे फ्रांस में भी और पूरे यूरोप में क्या हुआ,
यही स्टोरी को हम लोग आगे के पार्ट्स में देखेंगे। ये केवल एक इस चैप्टर का इंट्रो वीडियो था, और इंट्रो वीडियो आई होप इंट्रो वीडियो ने ही आपको काफी कुछ समझा दिया होगा इस चैप्टर के रिगार्डिंग। अब इसके आगे की कहानी 1799 के आगे की स्टोरीज भी हम देखते चलेंगे अपने अपकमिंग पार्ट्स में। तो आई होप आप लोगों ने इस लेक्चर को एंजॉय किया हो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जाइए इस वीडियो को देखिए और शेयर करिए सारे स्टूडेंट्स तक, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। तब तक के लिए बी सेफ एंड टेक केयर। ओके।